नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का संघीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सरकार के अंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सरकार के अंग हैं कितने 3 अंग होते हैं। एक तो व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये आपके सरकार के अंग होते हैं। व्यवस्थापिका की बात करें तो जो व्यवस्थापिका का कार्य होता है वह होता है कानून निर्माण करना। ठीक है, कानून बनाना। और कार्यपालिका क्या करती है, इस बने हुए कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, इस कानून की रक्षा करती है, यानी इस कानून का उल्लंघन ना हो उसके लिए क्या होती है, नियम या कानून बनाती है न्यायपालिका। ठीक है। अच्छा, देखिएगा राज्य सरकार भी इसी के समान होती है। तो जो जैसे केंद्र सरकार के अंग में आप देखेंगे आपका 3 चीज़ें होती हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी तरह राज्य सरकार में भी ऐसी होती है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है आपका, केंद्रीय व्यवस्थापिका में हम देखेंगे किसको, यहाँ पे हम देखेंगे संसद को। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंग यानी संसद के अंग की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। ठीक है। और उसी तरह जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद के अंग होते हैं, उसी तरह राज्य व्यवस्थापिका के अंग जो होते हैं। तो जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका आपका संसद होता है, वैसे राज्य व्यवस्थापिका में राज्य में केंद्र में आपका संसद होता है, उसी तरह राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। और राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। अगर हम देखें तो एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद और तीसरा होता है आपका राज्यपाल। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें केंद्रीय कार्यपालिका के अंग देखेंगे, कार्यपालिका के अंग देखते हैं। ऊपर तो हमने व्यवस्थापिका के अंग देखा। कार्यपालिका के अंग में देखेंगे तो केंद्र में आपका पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है प्रधानमंत्री और तीसरा होता है मंत्रिपरिषद। और ठीक उसी तरह हम राज्य की कार्यकारी के अंग देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे इसमें पहला है आपका राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री और तीसरा है आपका मंत्रिपरिषद। यह है राज्य की कार्यकारी के अंग। ठीक है, यानी कार्यपालिका के अंग। अब हम देखेंगे न्यायपालिका प्रणाली देखेंगे। ठीक है, न्यायपालिका प्रणाली देखेंगे। तो जब न्यायपालिका प्रणाली को हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका क्या है, केंद्र स्तर पर होता है, सेंट्रल लेवल पर। उसके बाद उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं वह होता है आपका राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल पर। और उसके बाद होता है जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर पर। उसके बाद एक होता है आपका अधीनस्थ न्यायालय जो कि स्थानीय न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यह आपका था बेस। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद और विषय, उनसे संबंधित विषय। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 में इस बात का वर्णन होगा कि भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। दूसरा बात करता है अनुच्छेद 53 में, तो संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। तो संघ की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बात करता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। और निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होंगे, तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें है, 52 में। और राष्ट्रपति मतलब संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगा, किसमें कहा गया, 53 में। और 54 में क्या है, 54 में यह है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा और निर्वाचन मंडल के सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे इसके बारे में उल्लेख है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्लियर, समझ गए। तो चलिए अब देखें अनुच्छेद 55 के द्वारा दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया था। क्लियर, अनुच्छेद 55 के द्वारा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 क्या है आपका। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली द्वारा होगा। तो अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति की, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया मतलब किस उनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है। अच्छा, चुनाव प्रणाली देखेंगे तो इसमें विधायकों का मूल्य कैसे गणना होता है। विधायकों के मत मूल्य का गणना के लिए क्या करते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य के निर्वाचित विधायक भागा 1000। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी ये फार्मूला दे देता है एग्जाम में, सीधे सीधे इसको ध्यान रखिएगा। और सांसदों के वोट का मूल्य का गणना कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं कि सभी राज्यों के विधायकों के वोट मूल्य का योग, ठीक है,
बटे संसद के निर्वाचित सदस्य भागा 1000। एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, यह निम्न प्रकार से तय किया जाता है। समझिएगा ये किस प्रकार से तय किया जाता है, निम्न प्रकार से, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें न्यूनतम कोटा क्या होता है, कुल वैध मत +1 अभागा निर्वाचित सदस्य +1, ठीक है, यह न्यूनतम कोटा होता है। अब देखेंगे कैसे, अनुच्छेद 56 में देखेंगे, यहाँ पर अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल, राष्ट्रपति पद का चुनाव पद धारण करने की दिनांक से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है ये किसमें उल्लेखित है, यह आपका अनुच्छेद आर्टिकल 56 में उल्लेखित है। आर्टिकल 56 किसके, इसमें क्या उल्लेखित है, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, और कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। अच्छा, राष्ट्रपति पद 2 तरह की परिस्थितियों में खाली हो सकता है। जो राष्ट्रपति का पद है वह 2 तरह की परिस्थितियों में खाली हो सकता है। एक कि वह उपराष्ट्रपति के नाम अपना त्यागपत्र दे सकता है, तब वो खाली हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पद 2 तरह की परिस्थितियों में खाली हो सकता है। अनुच्छेद 57 क्या है, पुनर्निर्वाचन से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 57 में। और ठीक अनुच्छेद 58 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता, इंपॉर्टेंट करिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 58 में, इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, योग्यता क्या होनी चाहिए, पहला कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा में चुनाव के लिए योग्य हो, और चौथा किसी लाभ के पद पर न हो। इसके अतिरिक्त क्या जरूरत है, 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक जो निर्वाचन मंडल में से हो, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि RBI के नाम जमा करवानी होती है, क्लियर। यदि उम्मीदवार कुल वोटों का 1/6 वोट नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी कि जमानत राशि यही आपका 15,000 है, इसको वापस नहीं मिलता, वो जब्त हो जाती है। अनुच्छेद 59 यानी 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का इसमें उल्लेख है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। तो राष्ट्रपति के संसद के भी किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के भी किसी सदन का यह सदस्य नहीं होता, न कि संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, न विधानमंडल के किसी सदन का यह सदस्य होता है। और यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति बनते ही वह उस समय सदन की अपनी सीट खाली कर देगा, ठीक है। आगे बात कर अनुच्छेद 60 देखिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट करिएगा, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो वह है आपका अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। तो यह होता है, प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ, ठीक है, कौन दिलवाता है, तो यह आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश यानी सीनियर जस्टिस द्वारा यह कार्य किया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जस्टिस के द्वारा यह आपका कार्य किया जाता है। अनुच्छेद 61 की बात करें, इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है इसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह आपका अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। अब यहाँ पे हम देखेंगे महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। आगे देखेंगे कि महाभियोग संसद में एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था, ठीक है, ये वो भी भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति को संविधान का हनन व साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। वह महाभियोग प्रक्रिया लाने के 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है, ठीक है। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट मतलब आर्टिकल यहाँ से शुरू होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति को क्या है, आपातकाल लगाने की शक्तियाँ प्रदान है। और अनुच्छेद 352 में कौन सा किस प्रकार का आपातकाल लगा सकता है, वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक उसी तरह अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्य आपातकाल लगाता है, और अनुच्छेद 360 की बात करें तो वह आपका वित्तीय आपातकाल लगाता है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति जो है वह कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 52 से 78 तक है, क्लियर। चलिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। संघ व भारत के सभी कार्यकारी निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, ये तो क्लियर है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 कहता है
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही बात है, तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। पहले क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, फिर वो प्रधानमंत्री सिफारिश करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, 76 इंपॉर्टेंट करेंगे। 76 यह है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी, ठीक है, की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 77 क्या कहता है, अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 77 कहता है। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं। तो राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित इसमें क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य की उल्लेख है आपका अनुच्छेद 78। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा अन्य नियुक्तियाँ। तो राष्ट्रपति किसका नियुक्ति कर रहा है, पीएम की नियुक्ति कर रहा है, पीएम के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर रहा है। पीएम राष्ट्रपति आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी का आपका नियुक्ति कर रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे किसके किसके करता है अन्य नियुक्तियाँ। वह राज्यों के राज्यपाल, वह राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और यहाँ की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आपके क्या है न्यायाधीश हैं यानी जज हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की तथा भाषा आयोग के, एसटी एससी व ओबीसी आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, वह करता है आपका राष्ट्रपति। चलिए आगे देखेंगे। वह भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और सीएजी और सीजीए दोनों की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हम देखेंगे, ठीक है, विधायी शक्तियाँ जिसको संसदीय शक्तियाँ भी बोलते हैं। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के साथ संसद का अंग होगा। यानी अगर हम संसद की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, एक आपका लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 क्या कहता है, अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जा सकता है, सत्रावसान व लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है और संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है यानी इंड कर सकता है, और लोकसभा का विघटन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 86 क्या कहता है, अनुच्छेद 86 देखेंगे, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देने और सूचना देने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को क्या है, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में अभिभाषण या संबोधन दे सकता है या कर सकता है, यह इसका अधिकार है अनुच्छेद 86 के द्वारा, किसको, राष्ट्रपति को। चलिए आगे हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 86 वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद वह वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण देता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 103 कहता है कि चुनाव आयोग की सलाह से संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेता कौन, राष्ट्रपति। अब देखिए इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, अनुच्छेद 108, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति बुला सकता है, तो है आर्टिकल 108। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देंगे। अनुच्छेद 111 भी आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून के रूप में कार्य करता है। तो संसद में जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है, उसके बाद वह कानून के रूप में कार्य करने लगता है। इंपॉर्टेंट इसको भी कर लीजिएगा। और अनुच्छेद 123 इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि जब संसद में नहीं हो तो वह अध्यादेश जारी करता है, जब संसद में नहीं हो तो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक कानून के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो आप क्या बात करते हैं कि अगर कोई कानून बनाना है तो अध्यादेश के द्वारा वो क्या राष्ट्रपति अपना कानून बना सकता है, लेकिन संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक कानून के रूप में वो कार्य करेगा, उसके बाद संसद में उसको पास होना जरूरी है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद 331 क्या कहता है,
वह 2 सदस्यों आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के तहत। क्लियर। वह 12 सदस्य राज्यसभा में भी नियुक्त करता है अनुच्छेद 80(1) के तहत, जो कि सामाजिक सेवा, ठीक है, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना निम्न प्रस्ताव संसद में नहीं रखे जा सकते। कौन से प्रस्ताव हैं? भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए धन विधेयक जो है, यह बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के संसद में नहीं रखे जा सकते हैं इस प्रस्ताव को। और राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रस्ताव, यह भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, ठीक है, जो प्रस्ताव है संसद में नहीं रखे जा सकते हैं। अब देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है, क्या देखेंगे हम? न्यायिक जुडिशरी पावर्स देखेंगे, जुडिशरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ देखेंगे। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? वह किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को माफ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है तथा स्थगित भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति को पावर है कि वह किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए क्या है, सजा को माफ भी कर सकता है, उस सजा को कम भी कर सकता है, या सजा को पूरी तरह से स्थगित भी कर सकता है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसको करेंगे इंपॉर्टेंट, यह पेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आपका देखेंगे 15 तारीख को, ये आपका 15 तारीख को कितने में, फर्स्ट पाली में, 15 तारीख को यह फर्स्ट पाली में आया हुआ था। चलिए आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 143, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। किसी भी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है कौन? आपका राष्ट्रपति। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं, सलाह ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। वित्तीय शक्तियाँ हम देखेंगे, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे, ठीक है। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के आधार पर ही संसद में रखा जा सकता है। यदि कोई धन विधेयक संसद में रखना है, संसद के किसी सदन में, तो उसको क्या जरूरी है कि उस धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के आधार पर ही रखा जाएगा। वार्षिक वित्तीय वितरण संसद के समक्ष रखवाता है, यानी आम बजट। तो बजट को, ठीक है, किसके समक्ष रखवाता है? संसद के समक्ष। आगे हम देखेंगे, यह आपका वित्तीय शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए भारत की आकस्मिक निधि का निर्माण करता है। केंद्र व राज्यों के मध्य धन बंटवारे के लिए सिफारिश प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। कूटनीतिक शक्तियाँ हम देखेंगे इसमें। तो कूटनीतिक शक्तियाँ देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों पर बातचीत व समापन राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। हालांकि संसद की अनुमति भी इसी के अधीन आती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है कौन? राष्ट्रपति। और राजदूतों, उच्चायुक्तों व राजनयिकों को भेजता है तथा वापस भी बुलाता है, ठीक है। आगे हम बात करें सैन्य शक्तियाँ देखेंगे, आपका मिलिट्री पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो भारत की सेना का सेनापति होता है। तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट। आगे बात करते हैं जल, थल और वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति को कौन करता है? वह करता है आपका राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। वीटो शक्ति देखेंगे, वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को देखेंगे। तो अनुच्छेद 111, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। बिल को अपनी सहमति दे दे, या विधेयक को वो अपनी सहमति दे दे। ऐसा हो सकता है कि बिल को सहमति के लिए अपने पास रख ले, उसको रोक ले, होल्ड कर ले, या विधेयक यानी बिल को वह वापस भेज सकता है। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्लियर। राज्यों से संबंधित शक्ति देखेंगे, राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में रखा जा सकता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ यानी इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे भारत या एक क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और कौन करेगा? ये राष्ट्रपति। भारत में इस तरह की घोषणा 1962 में हुआ था, घोषणा आपातकाल की भारत और चीन युद्ध के दौरान। 1971 में हुआ था भारत और पाक युद्ध के दौरान। और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। फिर हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कौन सा आधार? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से लिखित अनुमति मिलने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 1 माह के अंदर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम देखेंगे ऐसा आपातकाल 6 माह के लिए लगाया जा सकता है।
इसे संसद की अनुमति से 6 माह के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने का कोई अधिकतम सीमा नहीं है। राज्य आपातकाल अगर हम बात करें किसमें है, तो राज्य आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 356 में देखेंगे। जब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति पूरी तरह संतुष्ट हो तो निम्नलिखित माध्यम के आधार पर राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। कैसे? यदि राज्य संवैधानिक रूप से चलने में असफल रहे तो आप आपातकाल लगा सकता है प्रेसिडेंट। फिर दूसरा है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केंद्र के निर्देश के अनुसार राज्य काम ना कर रहा हो, तब आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और तीसरा क्या है, इस तरह के आपातकाल संसद को 2 माह में स्वीकृति लेनी होती है। आगे बात करेंगे वित्तीय आपातकाल, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो अनुच्छेद 360 क्या कहता है, जब राष्ट्रपति को लगे कि देश की वित्तीय स्थिरता व साख को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नोट, यह अभी तक नहीं लगाया गया है, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। अब हम देखेंगे अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। सबसे पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम उनके कार्यकाल की बात करें तो 24 जनवरी 1950 से 1962 तक ये इनका कार्यकाल रहा। आगे हम देखेंगे इनके बारे में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सही है। प्रथम मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति यही थे, ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा है, तो वह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन को, तो 1962 से 1967 यानी 5 साल के लिए हुए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे। अच्छा, डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे, आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे आपके क्या थे, राष्ट्रपति। प्रथम बार 352 का प्रयोग हुआ था, ठीक है। चीन युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1962। आगे हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, ये आपके थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, इम्पोर्टेंट। और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं, प्रथम जिनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो तीसरे आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका सबसे छोटा कार्यकाल था और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करेंगे वीवी गिरी 1969, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद यह क्या है, वीवी गिरी आए थे। यह क्या थे, उपराष्ट्रपति भी थे और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो वीवी गिरी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह 1969, यह भी एक कार्यवाहक क्या थे, राष्ट्रपति। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इम्पोर्टेंट करेंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश भी था और क्या बना, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना। तो और ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे कौन, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। वीवी गिरी की बात करें 1969 से 1974, प्रथम गैर राजनीतिक उम्मीदवार कौन थे, वीवी गिरी। दूसरी बार 352 की घोषणा, पाक युद्ध 1971। 352 क्या है आपका, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। पहली बार दूसरी मतगणना से निर्वाचित, यहाँ ये पहली बार क्या हुआ था कि कोई राष्ट्रपति को सेकेंड चरण के, ठीक है, सेकेंड चरण के मतगणना के यानी काउंटिंग की जरूरत पड़ी। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक, दूसरे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। इनकी भी मृत्यु क्या हुई थी, कार्यकाल के दौरान हुई थी। और प्रथम बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो प्रथम बार आंतरिक अशांति के आधार पर घोषणा कब हुई थी, अगर हम बात करें तो 1974 से 1977 के बीच में। बीडी जत्ती की बात करें तो 1977 ईस्वी, ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति मोरारजी देसाई। तो ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिलवाई है, तो वह है आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति मोरारजी देसाई। संजीव रेड्डी की बात करें 1977 से 1982, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे 64 वर्ष उम्र में। और पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट करिएगा, फर्स्ट क्या है, निर्विरोध प्रेसिडेंट हैं आपके। ज्ञानी जैल सिंह को देखेंगे 1982 से 1987, पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं। लेकिन जेबी वीटो का पहली बार उपयोग हुआ था, किसके थ्रू, अनुच्छेद 111। आगे हम बात करेंगे कि आर वेंकट रमन की बात करें 1987 से 1992, सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकट रमन, 76 वर्ष की आयु में। उसके बाद हम बात करेंगे 12वें नंबर पर कौन बना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। के आर नारायण की बात करें तो 1997 से 2000, जो कि पहले दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायण जो है आपके फर्स्ट, ठीक है, दलित
आपके राष्ट्रपति हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें 2002 से 2007, पहले वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने, इम्पोर्टेंट करेंगे, अगर पूछ दिया कि पहला वैज्ञानिक ऐसा व्यक्ति जो वैज्ञानिक होते हुए राष्ट्रपति बना तो वह होते आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012, पहली महिला राष्ट्रपति, इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद हम बात करेंगे प्रणब मुखर्जी की 2012 से 2017 पे, और 2019 में इनको भारत रत्न मिला। क्लियर। फिर बात करते हैं रामनाथ कोविंद की 2017 से वर्तमान तक, प्रेजेंट टाइम तक। तो अभी ये भी हो गया। अब इनकी जगह कोई और आ गया, आप लोग कमेंट करेंगे कौन है, इनकी जगह कौन आ गया, आप लोग कमेंट बताएंगे। महिला आ गई। अच्छा, यह वर्तमान राष्ट्रपति नहीं, अभी ये पिछला थोड़ा डाटा पुराना है, तो यह वो राष्ट्रपति इस समय कौन है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं, 15वां अब चूँकि 15 हो गया, ठीक है, क्योंकि अब कौन आ गई, महिला आ गई हैं। तो आपके 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब 16 हो गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेर ने 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाया था। और अगर हम बात करें ये आपकी जो प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट है, इनको किसने शपथ दिलाया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और उनका नाम क्या है और वह किस स्टेट से संबंधित हैं। जो इस समय की आपकी प्रेसिडेंट हैं किस स्टेट से संबंधित है। नंबर 2 आप क्या ध्यान रखेंगे कि उनको राष्ट्रपति पद की शपथ किस न्यायाधीश ने दिलाई, उसका नाम क्या है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर यहाँ पे अधिकतम विधायक मत मूल्य कहाँ पे है, यूपी में कितना है 208। न्यूनतम विधायक मत मूल्य किसका है, सिक्किम का 7। और राजस्थान का मत मूल्य बात करें तो 129। नोट, मत मूल्यों की गणना 1971 की जनगणना के अनुसार की जाती है। ठीक है, तो यह रहा आपका, यहाँ पर हम देखेंगे भारत की संघीय कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।